नमस्ते बच्चों। मैंने आपको ऑर्गेनिक का एनएमआर चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था। आज का हमारा उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में अपन ने एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या था, एनएमआर में किसकी फ्लिपिंग देखते हैं, मीन्स रेजोनेंस क्या होता है, सिग्नल आता कैसे है, ठीक है, और इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने एनएमआर के अंदर ये पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होता है वो दो स्टेट पॉसिबल होते हैं। मान लो जैसे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर की बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो उस प्रोटॉन की दो स्टेट्स पॉसिबल थी। दोनों स्टेट के बीच में एनर्जी का गैप था। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे दोनों स्टेट डिफरेंशिएट होती थी, एक लोअर पे एक हायर पे। जो प्रोटॉन था वो फ्लिप होता था, फ्लिपिंग होते ही सिग्नल आता था, या उस फ्लिपिंग को ही हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस बोलते थे। तो आज का हम टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। हमने इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट तक अपने कर लिया था। आज का मेरा जो पहला टॉपिक है वो है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग का मतलब आपको पता है, बचाना, ठीक है, कि रोकना किसी चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। देखो, जब कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, प्रोटॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा। ये तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। बट अब ये भी है, प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करेंगे, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा रोटेट करेंगे, रोटेट करके वो अपना मैग्नेटिक फील्ड देंगे, जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपन ने जो अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड, या तो उसको क्या कर दे, रीएनफोर्स कर दे, या उसको क्या कर दे, अपोज कर दे। दो कंडीशन पॉसिबल हैं। अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे मैंने बोला है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अपोज करता है अप्लाइड फील्ड को, तो उसे बोलते हैं शील्डिंग। मीन्स जब वो क्या करेगा, जब वो अपोज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, शील्डिंग। अपोज मीन्स कि मैंने जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए मेरे को और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो अप्लाई किया उसको अपोज कर रहा है। मान लो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तब एब्जॉर्प्शन जिस मैग्नेटिक फील्ड पे हो रही थी, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद, अपोज होने के बाद मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स सिग्नल किस तरफ जाएगा, हायर वैल्यू की तरफ जाएगा। मीन्स कहाँ जाएगा, अप फील्ड जाएगा। अपन ने यही पढ़ा था ना कि पी कैसे आती है। अगर इस तरफ जाएंगे तो लो या डाउन फील्ड, इस तरफ जाएंगे अप फील्ड या फिर हाई फील्ड। यहाँ अपना मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ अपनी एनर्जी थी। ये अपन ने पिछले लेक्चर में सारा कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण, जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो रीएनफोर्स करता है मीन्स मेरे को अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया है, वो भी उसी डायरेक्शन में है जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ेगा। मीन्स जब रीएनफोर्स होगी या फिर अलाइन होगा सेम डायरेक्शन में, जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से, तो उसे क्या बोलेंगे, डी शील्डिंग बोलेंगे। उसे क्या नाम दे दिया, डी शील्डिंग का। और सिग्नल कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड, मीन्स कम वैल्यू की तरफ। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो किसने दे दिया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा कम लगाना है, जितना पहले लग रहा था कम लगाऊंगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ। सिंपल मीन्स अब मैं ये बोल सकता हूँ, जहाँ पे शील्डिंग होगी सिग्नल कहाँ जाएगा, अप फील्ड। जहाँ पे डी शील्डिंग होगी सिग्नल कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अपन, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा इस बेंजीन रिंग का एनएमआर लेने के लिए, इस बेंजीन रिंग का प्रोटॉन एनएमआर लेने के लिए इसके अंदर क्या लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, मैंने मान लिया H0 मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उनकी वजह से क्या होगा, ये जो अपना सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये करेगा उसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रीएनफोर्स,
इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रीएनफोर्स, या फिर मैं क्या कह दूं, यहाँ क्या होगी, डी शील्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग। और जब डी शील्डिंग होती है तो सिग्नल कहाँ जाता है, मैंने अभी बताया है, डाउनफील्ड जाएगा, डाउनफील्ड जाएगा। अब एसिटाइलिन की बात करें तो एसिटाइलिन में क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या करेगा, अप्लाइड फील्ड, जो मैंने एच नॉट फील्ड अप्लाई कर रखा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मींस अब मेरे को एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, इसमें होगा क्या, अपोज करेगा तो क्या होगा, शील्डिंग होगी। और सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल मेरा जाएगा अपफील्ड, अपफील्ड, ठीक है। और इसी को अब ये देखो जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, वो सारी स्पेस के अंदर है, ठीक है। और स्पेस के अंदर ही मीन्स आउटर साइड्स, मॉलिक्यूल के आउटर साइड में ही क्या हो रहा है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वो क्या कर रहा है, एसिटाइलिन के केस में तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, बेंजीन के केस में रीइंफोर्स कर रहा है, मींस इसके केस में डी शील्डिंग हो रही है और एसिटाइलिन के केस में शील्डिंग हो रही है। इसको एक और नाम दे देते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ये मैं आगे जब पढ़ाऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग द शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसके अंदर जब मैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट करवाऊंगा तो सेम यही होगा। इसे क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसको जो स्पेस के अंदर हो रहा है। मींस अब अपने को सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे अपोज होगा, जहाँ पे अपोज होगा वहाँ पे शील्डिंग होगी, शील्डिंग होगी तो सिग्नल कहाँ जाएगा, अपफील्ड। जहाँ पे अलाइन होगी सेम डायरेक्शन में जहाँ अप्लाइड फील्ड है या फिर रीइंफोर्स होगी वहाँ डी शील्डिंग होगी, सिग्नल कहाँ जाएगा, डाउनफील्ड। आगे स्टार्ट करते हैं बाबा। अब देखो अपन ने अभी तक क्या कर लिया है, हमने देखा कि प्रोटॉन का कोई ना कोई सिग्नल आता है, हाइड्रोजन का सिग्नल आता है क्योंकि उसके प्रोटॉन के फ्लिपिंग के कारण, उसके प्रोटॉन के रेजोनेंस के कारण। बट जब मैंने पिछला लेक्चर करवाया था उसमें यह भी बताया था कि इन्वायरमेंट के कारण प्रोटॉन की पीक भी चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रोटॉन्स के डिफरेंट हाइड्रोजन्स के सिग्नल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। मीन्स अलग अलग क्यों आएंगे, क्योंकि अभी देखो इन्वायरमेंट अलग है तो क्या होगा, शील्डिंग होगी, शील्डिंग होगी या फिर क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग होगी, शील्डिंग होगी तो अप फील्ड जाएगा, डी शील्डिंग होगी तो डाउन फील्ड जाएगा। मींस सिग्नल तो डिफरेंशिएट हो रहा है ना। मींस डिफरेंट डिफरेंट जितने भी अपने कंपाउंड्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन होंगे, उनमें इन्वायरमेंट के कारण शील्डिंग और डी शील्डिंग होगी, ठीक है। और डी शील्डिंग और शील्डिंग के कारण क्या होगा, अप फील्ड या डाउन फील्ड भी सिग्नल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को अब ये मेजर करना है कितना अप फील्ड जाएगा, कितना डाउन फील्ड। मीन्स अगर मैं 3-4 मॉलिक्यूल को कंपेयर करूं तो मेरे को ये देखना है किसके अंदर ज़्यादा शील्डिंग होगी, किसके अंदर ज़्यादा डी शील्डिंग। मीन्स इस चीज़ को मेजर करना है किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटेटिव वे के अंदर। और क्वांटिटेटिव वे के अंदर मेजर करने के लिए मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा कि किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो प्रोटॉन इतना डाउनफील्ड गया या इतना अपफील्ड गया, लेकिन कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस कंपाउंड की बात करें तो कौन सा होता है, टेट्रामिथाइल सीलेन, टेट्रामिथाइल सीलेन, इसे क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस कंपाउंड। अब इसे रेफरेंस क्यों लेंगे, मान लिया इसकी पीक किस पे है, 0 पे, ठीक है। बताऊंगा इसकी 0 पे क्यों होती है। मान लिया इसकी पीक 0 पे है, बाकी ऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी पीक क्या होगी, इससे तो हाई ही होगी। मींस इससे कितनी हाई हुई, 4 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हुई तो मीन्स ये 0 किसने दी, हमारे रेफरेंस कंपाउंड्स ने, मीन्स टेट्रामिथाइल सीलेन ने, ठीक है। अब टेट्रामिथाइल सीलेन को ही क्यों हम रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। इसका कारण ये है, अगर आप ड्रॉ करें देखो, सिलिकॉन, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल।
सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो कार्बन से कम होती है, मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा है। मीन्स सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू कम है तो सिलिकॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े होंगे उतने ही पड़े रहेंगे, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हम शील्डिंग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, क्या था कि सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कार्बन से कम है, मीन्स सिलिकॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, मीन्स जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे तो इससे होगा क्या, इस कार्बन की क्या होगी, शील्डिंग होगी। मीन्स सिग्नल कहाँ जाएगा, अपफील्ड जाएगा। लेकिन अगर बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो वहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा या कार्बन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो डी शील्डिंग होगी तो सिग्नल कहाँ जाएगा, डाउनफील्ड जाएगा। मीन्स देखो सिलिकॉन का जो सिग्नल आएगा मान लिया 0 पे है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर डी शील्डिंग तो होनी है, क्योंकि सिलिकॉन तो कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ कार्बन आ सकता है, कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आएगी वो 0 से तो क्या आएगी, डाउनफील्ड आएगी। मीन्स 0 से तो क्या जाएगी, दूर ही जाएगी, हाई वैल्यू की तरफ ही जाएगी। कहाँ जाएगी, डाउनफील्ड शिफ्ट ही होगी। इसीलिए क्या लेते हैं, टेट्रामिथाइलसिलेन को क्या लेते हैं, रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए लेते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा देखो 3 3 6 3 12 कितने हैं, इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 के 12 क्या है, इक्वालेंट है। मीन्स जो सिग्नल आएगा इसका बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिग्नल होगा। मीन्स क्या होगी, सिग्नल की 12 जो हाइड्रोजन हैं वो क्या है, इक्वालेंट है। मीन्स सिग्नल क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इंटेंस होगा। तो पहला तो क्या था, लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कारण कि बाकी सारे कंपाउंड्स की तो क्या होगी, इसके कंपैरिजन में तो डाउनफील्ड ही होगी। दूसरा क्या था, सारे के सारे हाइड्रोजन इक्वल है, मीन्स सिग्नल कैसा है, इंटेंस। जो थर्ड पॉइंट है, जब NMR लेते हैं तो जिस कंपाउंड का हमें NMR नोट करना है, जिस कंपाउंड का हमें प्रोटॉन NMR नोट करना है, उसको टेट्रामिथाइलसिलेन में डिसोल्व कर लिया जाता है। दोनों का सॉल्यूशन बना के उसका NMR लिया जाता है। अब जो टेट्रामिथाइलसिलेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही NMR नोट कर लेंगे हम कंपाउंड को थोड़ा सा हीट करेंगे, एनवायरनमेंट में रखेंगे, जो हमारा टेट्रामिथाइलसिलेन रेफरेंस कंपाउंड है, सॉल्वेंट है, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा। मीन्स इससे कंपाउंड की वेस्टेज भी नहीं होगी। तो यही 3 कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, टेट्रामिथाइलसिलेन को क्या लिया जाता है, रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है। अभी देखो अपन ने क्या कुछ कर लिया, अभी अपन ने ये कर लिया कि शील्डिंग डीशील्डिंग क्या होती है। शील्डिंग डीशील्डिंग मीन्स इन्वायरमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के वो मूव करते हैं, वो अपोज करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिग्नल अपफील्ड जाएगा या डाउनफील्ड जाएगा। फिर अपन ने ये भी नोट कर लिया कि रेफरेंस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखना है कितना अपफील्ड जाएगा, कितना डाउनफील्ड जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से समझना। मान लो एक तो मैंने ले लिया 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर। एक डेफिनेशन आती है केमिकल शिफ्ट होता क्या है वो भी बता दूं। अभी मैंने रेफरेंस कंपाउंड लिया था टेट्रामिथाइलसिलेन, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो कंपाउंड जिसका NMR नोट करना है, इसके रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुई, उसकी वैल्यू, उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में ही शिफ्ट होगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे। उस कंपाउंड के उस प्रोटॉन का, जिस प्रोटॉन की यहाँ पे क्या आई है, पीक आई है। दोबारा से सुन लो कि ये कहता है इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से वो प्रोटॉन, उस कंपाउंड का हाइड्रोजन या प्रोटॉन कितना इससे शिफ्ट हुआ, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे उस प्रोटॉन की। तो डेफिनेशन आ जाती होती है कई बार केमिकल शिफ्ट क्या होता है। और जो मैंने अभी टॉपिक करवाया है शील्डिंग डीशील्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। तो 2 मैंने क्या ले लिया, स्पेक्ट्रोमीटर ले लिए हैं, एक 60 मेगाहर्ट्ज का और एक मैंने ले लिया 100 मेगाहर्ट्ज का। अभी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पीक कैसे आती है, कि जो प्रोटॉन है 2 स्टेट में डिवाइड होता है, +1 -1/2। इस तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी,
मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मीन्स जो एनर्जी होती है उसकी डेल्टा ई के बराबर आ जाए तो प्रोटॉन यहाँ से फ्लिप होकर ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस फ्लिपिंग को ही बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखा जाता है, मींस जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। शिफ्ट किसको करते हैं, बदलते किसको हैं, चेंज किसको करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस गैप के बराबर आ जाती है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हमारा प्रोटॉन फ्लिप कर जाएगा और सिग्नल आ जाएगा। मींस वेरी क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो फ्रीक्वेंसी तो क्या है, दोनों स्पेक्ट्रोमीटर की क्या है, कांस्टेंट है, ये 100 का है, ये 60 का है। वेरी क्या करेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के बाद क्या निकालते हैं हम, एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। और मैंने रिलेशन भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो देख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है किसी रेडिएशन की एच म्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, एच गामा एच नॉट डिवाइडिंग बाय 2 पाई। स्मॉल एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। ये हर एक एलिमेंट की अलग होती है। मींस अगर मैं प्रोटॉन एनएमआर ले रहा हूँ तो उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी सभी के लिए। एच नॉट अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, कैंसिल करते हैं, एस एच क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू गामा एच नॉट डिवाइडिंग बाई 2 पाई। मीन्स अगर मान लो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्प्शन हुई है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है मैं निकाल सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करूँगा, ये कांस्टेंट है, ये मेरे को पता ही होगा, प्रोटॉन एनएमआर ले रहा हूँ तो पाई की वैल्यू पता, 2 कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा। मैंने मान लिया कि कोई ग्रुप था X, या फिर मान लो ये था CH3 CH2 Cl। मैंने मान लो CH3 की ही क्या करा, एनएमआर नोट किया इसी प्रोटॉन का। इस प्रोटॉन का जब 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया तो पीक की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 100 हर्ट्ज पे। कितने पे आई, 100 हर्ट्ज, मीन्स 100 हर्ट्ज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोटॉन 100 हर्ट्ज की एनर्जी का गैप था इन दोनों के बीच में, 100 हर्ट्ज को एब्जॉर्ब किया और प्रोटॉन ने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। जब स्पेक्ट्रोमीटर कितने का है, 60 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन जब 100 का था तो कितने पे फ्लिप किया, 166.6 हर्ट्ज पे। अब देखो जब भी स्पेक्ट्रोमीटर चेंज कर रहा हूँ, जो शिफ्टिंग की जो फ्लिपिंग की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, 100 से 166 हो चुकी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब तो स्पेक्ट्रोमीटर काफ़ी सारी रेंज के होते हैं, 100 का, 120 का, 60 का, 80 का। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट की तो हर एक के लिए वैल्यू अलग होगी। केमिकल शिफ्ट की अगर यहाँ 100 है तो वहाँ कितनी, 166 है। मैं ऐसी वैल्यू चाहता हूँ जो सब स्पेक्ट्रोमीटर में कांस्टेंट रहे, मींस एक ही वैल्यू को शो करे। जैसे इस मिथाइल की वैल्यू तो यहाँ पे भी सेम रहे, यहाँ पे भी सेम रहे। अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर 120 हर्ट्ज का ले रहा हूँ, मेगा हर्ट्ज का, तो उसमें भी क्या रहे, सेम रहे। तो इसको सेम करने के लिए, इसकी एक यूनिट बढ़ाने के लिए कि सेम रहे, तो एक देखा गया, एक वैल्यू दी गई। कैसे दी गई कि जिस रेंज पे जिस फ्रिक्वेंसी पे पीक आई, जिस फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन हुई, जिस फ्रिक्वेंसी पे फ्लिपिंग हुई, उसको क्या कर दिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बाय जो एनएमआर की जो स्पेक्ट्रोमीटर था उसकी क्या थी, रेंज थी, उसे डिवाइड कर दिया, मीन्स 60। अब ये हर्ट्ज में, तो इसको मेगा हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10⁻⁶ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना 1.666। ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या किया, जितने पे फ्रिक्वेंसी क्या हुई, आई, जितने पे शिफ्ट हुआ, जितने पे फ्लिपिंग हुई, उसको क्या कर दिया, 166.6 गुणा में 10⁻⁶, जैसे इसमें किया था। डिवाइडिंग बाय स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी थी 100, उसको भी हर्ट्ज में चेंज करना, तो 10⁻⁶, कैंसिल, ये भी क्या आ गया, 1.666। मीन्स अब जब भी लेंगे तो पीपीएम के अंदर चेंज किया है ना अपन ने, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। मीन्स जब दोनों की मीन्स मिथाइल की वैल्यू जब नोट करेंगे दोनों स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, पीपीएम के अंदर तो सेम ही वैल्यू आएगी। इसमें क्या थी, 1.66, इसमें कितनी है, 1.66। मीन्स अब हमें जब भी स्पेक्ट्रा नोट करेंगे तो उसको देखेंगे, उसको पीपीएम में निकाल लेंगे, पीपीएम में देख लेंगे, जिससे क्या हो, जब भी मैं स्पेक्ट्रोमीटर को चेंज करूं तो जो पीक है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये वैल्यूज ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है, ना ही इसकी कोई यूनिट है। ठीक है। अब इस पीपीएम को शो करने के लिए 2 फैक्टर दिए गए, एक डेल्टा, एक टाउ। डेल्टा क्या होता है,
ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स जिस पे सिग्नल आया, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे सिग्नल आया OF गुणा में 10⁻⁶ डिवाइडिंग बाय जो NMR मीन्स स्पेक्ट्रोमीटर की क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। क्या थी, स्पेक्ट्रोमीटर की क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। इसको डेल्टा, टाउ क्या होता है, 10 - डेल्टा मीन्स जो ppm है वो डेल्टा है और टाउ निकालना है तो 10 - डेल्टा। ठीक है, अब देखो इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, जब डेल्टा क्या होगा, 0। जितनी ज़्यादा डीशिल्डिंग होती जाएगी सिग्नल उतना ज़्यादा डेल्टा से मूव करता जाएगा। मीन्स यहाँ से क्या जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। मीन्स डीशिल्डिंग होती जाएगी तो सिग्नल कहाँ जाता जाएगा, डाउन फील्ड जाता जाएगा। मीन्स इस रेफरेंस पॉइंट से कहाँ जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। सिमिलरली जितनी ज़्यादा शील्डिंग होती जाएगी सिग्नल उतना ज़्यादा डेल्टा जहाँ 0 है उसके क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। मीन्स सिग्नल कहाँ जाता जाएगा, अप फील्ड जाता जाएगा। ठीक है, अब याद रखना जब शील्डिंग होगी, अपन ने अभी पढ़ा था, अप फील्ड जाता है सिग्नल मीन्स डेल्टा 0 की तरफ जाएगा, डी शील्डिंग होगी दूर जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा 0 है तो टाउ क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे अगर मान लो डेल्टा 10 है तो टाउ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या था, एक कॉमन सी यूनिट बना ली। ठीक है, जिससे क्या हो कि जब भी मैं स्पेक्ट्रोमीटर को चेंज करूं तो जो फ्लिपिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, चेंज ना हो। अब देखो दोनों में ppm के टर्म में निकाली तो फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, बराबर आई थी। जो शिफ्टिंग की वैल्यू आई थी 1.66 दोनों में ही बराबर आई थी जब ppm में निकाली। अब एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखी है, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम क्या दे रखी है, प्रॉब्लम में ये कह रखा है कि जब मैंने 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया, 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर क्या किया, यूज़ किया, तो दो पीक आई। जो पहली पीक थी वो थी 50 हर्ट्ज पे, मीन्स दो सिग्नल आए, एक था 50 हर्ट्ज पे, एक था 200 हर्ट्ज पे। जब मैंने 60 मेगाहर्ट्ज का क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया। इन्होंने ये पूछा है कि जब मैं 90 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करूंगा सेम कंपाउंड के लिए तो ये दोनों पीक किस वैल्यू पर आएंगी। दोबारा से सुनो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि जब मैंने 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया तो पीक कहाँ पे आई, एक 50 हर्ट्ज पे, एक 200 हर्ट्ज पे। जब मैंने 90 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया तो पीक किस किस वैल्यू पे आएंगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो ppm में दोनों के अंदर वैल्यू सेम होती है, अभी अपन ने देखा। तो इसकी पहले वैल्यू इन दोनों को ppm में चेंज कर लेते हैं, जितनी आएंगी वही उतनी यहाँ होंगी। ठीक है, तो पहले इसको ppm में चेंज करते हैं। 50 गुणा में 10⁻6 स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, डिवाइड 5/6 मीन्स 0.83। ठीक है, ये किसकी थी, जो पहला सिग्नल आया था, ये दूसरा सिग्नल आया। दूसरे को चेंज करते हैं, ये तो पहले सिग्नल को ppm में चेंज कर लिया, दूसरे को करेंगे तो 200 गुणा में 10⁻6 डिवाइडिंग बाय कितनी मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर था उसको हर्ट्ज में चेंज कर लिया, कैंसल 0 से 0, 20/6 मीन्स कितना आया, 3.333। ये क्या आ गया, ppm के अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं दोनों सिग्नल की, और सेम ही वैल्यू क्या होंगी, यहाँ होंगी। मीन्स अब मैंने मान लिया, इसने क्या पूछा था, ये दोनों फ्रीक्वेंसी इस स्पेक्ट्रोमीटर में कहाँ आएंगी। मैंने मान लिया इसको x, इसको मान लिया y। ठीक है, तो x को जब ppm में चेंज करेंगे 10⁻6, 90 गुणा में 10⁻6 डिवाइडिंग बाय इक्वल टू कितना, ppm इसी के बराबर होगा, कितना है 5/6 या 0.83 पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह की आपसे प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है कि एक स्पेक्ट्रोमीटर में जो दो सिग्नल या एक सिग्नल आया उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो दूसरे स्पेक्ट्रोमीटर में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को डेल्टा में चेंज करो, जैसे अपन ने ppm में किया, मीन्स डेल्टा में कर लिया, बात एक ही है। टाउ में करना है तो 10 - 0.83 कर देंगे, जो वैल्यू होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, टाउ के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के क्या होगा, आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर।
उसके बाद है फैक्टर्स। उसके बाद है फैक्टर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट, मींस जिसकी वजह से क्या हो केमिकल शिफ्ट चेंज होती है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं। जो पहला फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, चेंज होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3O CH3 एंड CH3 पहले तो हमें इसके दोनों की सिग्नल देखनी है। दोनों मिथाइल एक जैसे, इन्वायरमेंट एक जैसा, वन सिग्नल। दोनों मिथाइल एक जैसे, इन्वायरमेंट एक जैसा, वन सिग्नल। मीन्स दोनों में सिग्नल तो क्या आएगा, वन ही आएगा। कितने प्रोटॉन का, 6 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन का, मीन्स 6 प्रोटॉन का। अब मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट का इन्फ्लुएंस देखना है कि केमिकल शिफ्ट पे कितना इन्फ्लुएंस होता है, क्या शील्डिंग होती है, डी शील्डिंग होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब हैलोजन लगा होगा, मीन्स हैलोजन या कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर कोई ऑक्सीजन, कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम लगा होगा, वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव करेक्टर। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ मीन्स इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हैलोजन है या कोई ऑक्सीजन है या कोई नाइट्रोजन है, वो क्या करेगा, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तो क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। और अगर डी शील्डिंग हो जाएगी तो सिग्नल हमारा किस तरफ चला जाएगा, डाउन फील्ड चला जाएगा। ये तो कब होगा, जब कोई -I का क्या है, कोई एटम या एलिमेंट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 थे, इसमें तो कोई नहीं था, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो सिग्नल आएगा डाउन फील्ड की तरफ आएगा, मीन्स डेल्टा जहाँ 0 है उससे दूर की तरफ आएगा, ये क्लोज होगा, यहाँ पे डी शील्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। डी शील्डिंग क्यों हुई, कोई नहीं, क्यों, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम क्या है, लगा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल जैसे मिथाइल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स जिसका क्या है, +I इफेक्ट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, मीन्स क्या कर देगा, शील्डिंग कर देगा। शील्डिंग कर देगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, अप फील्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जब हैलोजन लगा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होगा, तो क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, सिग्नल डाउन फील्ड जाएगा। जो सेकंड फैक्टर है वो है अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट ये मैंने करवा दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, बेंजीन और जब एसिटाइलिन का अपन एग्जांपल लिया था। ठीक है, इसे स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं कि क्या था, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हाँ मूवमेंट होती है, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कब, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, और उनसे भी क्या होता है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो अपोज करेगा, रीएनफोर्स करेगा। ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवा दिया था, वही सेम इसके अंदर। जो थर्ड पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, मीन्स कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम। ज़्यादातर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, 3 एलिमेंट यूज़ करते होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, प्रोटॉन के इन्वायरमेंट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। मीन्स जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, और डी शील्डिंग होगी तो कंपाउंड जो अपना सिग्नल है वो कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड चला जाएगा। तो ये क्या है, 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है, केमिकल शिफ्ट इन्फ्लुएंस होती है, चेंज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, प्लीज़ ये करके जाइएगा। हाँ, उसके बाद है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। देखो अभी तक आपने क्या किया है, फैक्टर देख ली, ठीक है, डी शील्डिंग, शील्डिंग होती क्या है वो देख ली। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, इक्वालेंट, नॉन इक्वालेंट प्रोटॉन भी देख लिए थे। मीन्स अपन ने क्या देख लिया, हमें ये भी पता चल गया प्रोटॉन कितनी कैटेगरी के होंगे, कैसे उनको देखेंगे, कितने सिग्नल आएंगे। अब मेरे को जो करवाना है वो कराना, सिग्नल किस वैल्यू पे आएगा, किस फ्रीक्वेंसी पे आएगा, वो फ्रीक्वेंसीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन फ्रीक्वेंसीज के बेस पे बताएंगे हम सिग्नल कहाँ कहाँ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नोट कर लेना ये।
अगर कोई मिथाइल है, फॉर एग्जांपल CH3 है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा उसका प्रोटॉन जो फ्लिपिंग करेगा, किस फ्रिक्वेंसी पे फ्लिपिंग करेगा, किस फ्रिक्वेंसी पे केमिकल शिफ्ट होगी, रेजोनेंस होगा, वो क्या होगी 0.9। और उसको अपन ने किस में चेंज कर लिया था, ppm में चेंज कर लिया था, तो ppm में लिख देंगे। ठीक है, अभी किया था जैसे CH2 की कितने पे होगी 1.2 पे, CH की कितने पे होगी 1.5 ppm पे। ठीक है, इंक्रीमेंट देखना है। इंक्रीमेंट मतलब कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, डी शील्डिंग करेगा। तो उस डी शील्डिंग का फैक्टर भी देखना है, कितनी डी शील्डिंग करेगा, कितना डाउनफील्ड को करेगा सिग्नल को, तो उनका इंक्रीमेंट लिखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई OR ग्रुप लगा हुआ है, R यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है। तो जो केमिकल शिफ्ट होगा वैल्यू का वो कितना होगा, 2.3 का इंक्रीमेंट मिलेगा, 2.3 ppm का। अगर मान लो OCOR लगा है किसी पे कार्बन के ऊपर और उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, 3 ppm का इंक्रीमेंट होगा, 3.0 ppm। सिमिलरली अगर कोई NO2 लगा हुआ है तो कितने का होगा, 3.0 का ppm का इंक्रीमेंट होगा। ये सभी लिख लेना, अभी एग्जांपल करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार प्लीज़ नोट कर लें आप। अगर कोई Cl लगा हुआ है तो 2.0 ppm का, अगर कोई Br लगा हुआ है तो 1.9 ppm का, अगर फिनाइल रिंग लगी हुई है तो 1.4 ppm, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ऑल्फिनिक है, तो कितना शिफ्ट देगा वो 1.0 ppm का। अगर कोई कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O, वो कितने का देगा, 1.1 का इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, अब इनके बेस पे कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंक्रीमेंट क्यों लिखें और कैसे इनको नोट करते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो है CH2 Cl2 एंड CH Cl3 एंड CH3Cl। इसको देखते हैं। तो पहले हाइड्रोजन कितने हैं, कितने सिग्नल आएंगे, हमें ये पता हो। इस कंपाउंड के अंदर 3 हाइड्रोजन है, तीनों का एनवायरनमेंट एक है, तो एक ही सिग्नल आएगा। इसमें भी एक ही सिग्नल आएगा और इसमें भी एक ही सिग्नल आएगा। किस वैल्यू पे आएंगे वो देखना है। CH3 के लिए कितनी थी 0.9, तो 0.9। Cl कितने का इंक्रीमेंट देता है, हाँ 2.0 का डाउनफील्ड करता है, डी शील्डिंग करता है, तो ऐड कर देंगे 2.0 मीन्स 2.9 ppm। अब इस मिथाइल ग्रुप के जो 1 सिग्नल आएगा, कितनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी उसकी 2.99 ppm। ऐसे हमें कैलकुलेट करनी है। अगर इसकी बात करें तो CH2 के लिए कितनी है 1.2, एक Cl कितने का इंक्रीमेंट 2.0 का, तो 2 Cl कितने के देंगे 4.0, तो कितना 5.2 मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी 1 सिग्नल आएगा, वो जो वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट की कितनी होगी 5.2 ppm। सिमिलरली इसका 3 Cl तो 3 से गुणा कर देंगे 2 को और CH का 1.5। एक और एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये है। इसके अंदर देखते हैं CH3। पहले तो हमें ये देखने हैं कितने तरह के प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट और कितने नॉन इक्विवेलेंट हैं। देखो इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो इन 6 प्रोटॉन का मीन्स ये एक मिथाइल ये एक मिथाइल ये, इन 6 प्रोटॉन का सिग्नल कितना आएगा, एक ही सिग्नल आएगा, एक ही सिग्नल आएगा। एक इसका CH2 का, तो AA एंड BB मीन्स टोटल कितने सिग्नल आ जाएंगे इस कंपाउंड के, 2 सिग्नल आ जाएंगे। अब मेरे को ये देखना है दोनों किस किस वैल्यू पे आएंगे, कितनी ppm वैल्यू होगी सिग्नल्स की। तो पहले एक ही देखते हैं, दोनों सेम है तो एक को ही नोट कर लो। मिथाइल कितना 0.9, CO कितने का इंक्रीमेंट देता है 1.1 का, मीन्स वैल्यू कितने पे आएगी 10 एंड 1 2.0 ppm। मीन्स जो AA मिथाइल है, जो 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा हाइड्रोजन का, कितने पे आएगा 2.0 ppm पे आएगा। इसकी देखते हैं जो 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है CH2 का, कितने पे आएगा,
कितने ppm पे आएगी वैल्यू, तो CH2 के लिए लिखा हुआ है 1.2, तो मीन्स 1.2, दोनों तरफ CO, एक CO इंक्रीमेंट कितने का देता है 1.1 का, तो 2 कितने के देंगे 2.2 का, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 and 3 3.4, मीन्स जो 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है वो कितने पे आएगा 3.4 ppm पे आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उन पीक की, उन रेजोनेंस की, उन केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने किया क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज याद रखना, और कुछ एक वैल्यूज और लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको रब कर देते हैं। जैसे मान लो किसी R ग्रुप पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, ठीक है, तो CHO में भी हाइड्रोजन है, उसका भी प्रोटॉन फ्लिप करेगा, उसकी भी पीक आएगी, कितनी भी आएगी वो पीक 9.5 ppm। अगर कोई एसिड है, एसिड में भी तो क्या होता है प्रोटॉन होता है ना, तो उसकी पीक कितने पे आएगी, उसकी जो पीक आएगी 10 to 13 ppm के बीच में। चेंज कैसे होगी, यहाँ जो R ग्रुप लगाओ उसकी वजह से चेंज भी हो सकती है, 10 और 13 के बीच में आएगी। सिमिलरली अगर कोई OH है, NH है, SH है, तो इसके अंदर भी, OH के अंदर भी तो क्या है हाइड्रोजन है ना, उसकी भी पीक आएगी, NH के अंदर भी हाइड्रोजन की है, तो उसकी पीक आएगी कितने पे आएगी 2.5 ppm पे आएगी। और जो बेंजीन रिंग होती है उसके जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो पीक आती है 6.5 मीन्स 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में आती होती है। और जो ओलेफिनिक हैं, अल्कीन्स के प्रोटॉन्स हैं, उनकी पीक कहाँ से आती है 4.5 से लेके 6.5 ppm के बीच में। और 4.5 से नीचे या 4.5 से नीचे एलिफेटिक प्रोटॉन्स की वैल्यू आती होती है, जो आपने अभी तक लिखी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है वैल्यूज़ हैं केमिकल शिफ्ट की, जो आपको याद करनी है। इसके बेस पे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग के अंदर ही, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा और इसके बेस पे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।